ये कोई साधारण कोर्टरूम की बहस नहीं थी। ये वो पल था जब एक वकील की जुबान से निकला एक वाकया देश जुडिशरी के साथ जल रहा है। पल भर में सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार और वकील महेश तिवारी के बीच यह तीखी बहस सिर्फ एक विवाद नहीं, बल्कि एक बड़े सिस्टम में पनप रही बेचैनी का सिग्नल थी। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई देश जुडिशरी के साथ जल रहा, या फिर जुडिशरी खुद ही किसी आग के चपेट में है? क्या एक वकील की यह टिप्पणी सिर्फ एक अपराध है, या फिर ये समाज में गुस्से की आवाज? और क्या कोर्ट की अवमानना की ताकत सच्चाई को दबाने का एक हथियार बन गई है? आज के इस वीडियो में हम इसी पूरे मामले की गहराई से पड़ताल करेंगे। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आखिर हुआ क्या था। अक्टूबर 2025 की उस सुनवाई में वकील महेश तिवारी और जस्टिस राजेश कुमार के बीच किसी मामले को लेकर तीखी बहस छिड़ गई। इसी दौरान लाइव स्ट्रीमिंग के चलते महेश तिवारी का यह बयान लाइव हो गया, देश जुडिशरी के साथ जल रहा है। यह वाकया सोशल मीडिया पर तुरंत ट्रेंड करने लगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या वकील ने यह बयान गुस्से में भड़ास निकालने के लिए दिया, या फिर उन हजार लोगों की आवाज थी जो न्यायिक प्रक्रिया की धीमी रफ्तार, जटिलताओं और कथित तौर पर एलिट क्लब जैसे छवि से तंग आ चुके हैं। एलिट क्लब का मतलब न्यायिक प्रणाली पर जजों, वरिष्ठ वकीलों और कानून के जानकारों के एक छोटे समूह का दबदबा है, और एक सामान्य आदमी उस क्लब का हिस्सा नहीं बन पाता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आपको आगे पता चलेगा। इस एक वाकया ने न्यायपालिका और आम जनता के बीच की एक गहरी खाई को उजागर कर दिया। महेश तिवारी का मामला कोई अलग थलग घटना नहीं दोस्तों, इससे ठीक कुछ दिन पहले यानी अक्टूबर 2025 में ही देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा हादसा हुआ। एक वकील राकेश किशोर ने भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। हमलावर वकील को बोलते हुए सुना गया, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसकी वजह भी CJI की टिप्पणी को लेकर बताई जा रही है, जिसमें भगवान विष्णु की एक मूर्ति बहाल करने की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति गवई ने टिप्पणी की, ये पूरी तरह से प्रचार के लिए दायर जनहित याचिका है। जाओ और खुद भगवान से कहो कुछ करे। हैरानी की बात यह है कि CJI गवई ने इस हमले के बाद भी शांत रहे और कोर्ट की कार्रवाई जारी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि हर भारतीय आक्रोशित है। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन जैसे संगठनों ने इसे नाथूराम मानसिकता करार दिया। क्या ये दोनों घटनाएं दर्शाती हैं कि न्यायपालिका के खिलाफ समाज का एक तबका कितना नाराज और हिंसक हो चुका है, या फिर ये कुछ अलग थलग घटनाएं हैं जिन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। अब बात करते हैं उस कानूनी हथियार की जो कोर्ट ने महेश तिवारी के खिलाफ इस्तेमाल किया, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी अदालत की अवमानना। आखिर ये है क्या? भारतीय संविधान न्यायपालिका को ये अधिकार देता है कि वो अपनी अवमानना करने वाले को सजा दे सके। इसके तहत दो तरह की अवमानना होती है, सिविल और क्रिमिनल। सिविल अवमानना तब होती है जब कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जाता, जबकि क्रिमिनल अवमानना तब मानी जाती है जब कोई ऐसा काम किया जाए या ऐसे शब्द बोले जाए जिससे कोर्ट की प्रतिष्ठा और अधिकार को ठेस पहुंचे या न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो। झारखंड हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने तिवारी के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या एक वकील की आलोचनात्मक टिप्पणी, भले ही वो तीखी क्यों ना हो, अवमानना की श्रेणी में आती है? फ्रीडम ऑफ स्पीच पर अनुचित अंकुश तो नहीं लगा रहा? क्या न्यायपालिका जो खुद संविधान की रक्षक है, उस पर खुद को आलोचनाओं से ऊपर रखने का आरोप तो नहीं लग रहा? लेकिन 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा था कि सच्ची और निष्पक्ष आलोचना को कंटेम्प्ट नहीं माना जा सकता। तो क्या वाकई देश जुडिशरी के साथ जल रहा है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें आम जनता की पीड़ा को समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट का कार्यक्रम था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित किया गया और उस समय उन्होंने एक सवाल पूछा था। उस समय CJI भी मौजूद थे। क्या देश के नागरिकों के लिए न्याय पाना आसान है? क्यों कहा था जानते हैं? ये तीस्ता सितलवाड़ का केस था।
हाई कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी। गर्मियों की छुट्टी थी, शनिवार का दिन था। इमरजेंसी बेसिस पर कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और तुरंत उस समय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब ने एक खंडपीठ का गठन कर दिया। जानते हैं सुनवाई कब हुई थी? 6:30 बजे शाम को। जस्टिस थे AS ओका और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा। दोनों में मतभेद था। उसके बाद इसी छुट्टी के समय वो किसी कार्यक्रम में थे। उसके बाद एक और बेंच की गठन कर दी। 3 लोग थे, जस्टिस BR गवई, AS बोपन्ना और दीपांकर दत्ता। रात के 9:15 बजे बैठक हुई और तीस्ता सितलवाड़ को जमानत दे दी गई। जब ये मामला बाकी लोगों तक पहुंचा तो लोग बोले, भाई इतनी बड़ी हस्ती है, इतनी बड़ी शख्सियत की गर्मी की छुट्टी, शनिवार की छुट्टी, ऊपर से शाम का समय, रात के 9:15 बजे, ऐसा कौन सा आसमान फट पड़ा भाई? और तब जाकर राष्ट्रपति महोदया ने ये सवाल पूछा था। उन्होंने नाम नहीं लिया पर सवाल पूछा, क्या देश के नागरिकों के लिए न्याय पाना आसान है? कौन लोग हैं जेल में? कौन लोग हैं? ना उनको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है, ना उनको प्रियम्बल के बारे में पता है, ना फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पता है। थोड़ा बहुत कुछ कर दिया, किसी का थप्पड़ मार दिया। अब जानते हैं वहाँ के लोग थोड़ा खाने पीने में, दूसरा चीज खाने पीने में माहिर होते हैं, है ना। थोड़ा बहुत कुछ ऐसे कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, क्या क्या दफा लगा दिया जो लगाना नहीं चाहिए, लेकिन वो सब क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारा होता है, तो ये सालों साल उनको छुड़ाते नहीं है। उसका कारण जो भी बचा कुचा है ना घर पे, जमीन जायदाद, जो भी अपना यूटेंसिल, वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए जाते नहीं, छुड़ाते नहीं। जुडिशियली डेटा ग्रिड के मुताबिक भारत की अदालतों में इस समय 5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट में 70,000, हाई कोर्ट में 60 लाख और जिला अदालतों में 4 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं। इन आंकड़ों के बीच जनता का गुस्सा जायज नहीं है। केस की लागत, वकीलों की फीस, तारीख पर तारीख, ये सब एक आम आदमी के लिए न्याय को एक सपना बना देती है। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं। अभी इलाहाबाद कोर्ट ने कुछ दिनों पहले ना एक बयान निकाला था कि लड़की की जो प्राइवेट पार्ट है उसको छूना और नाड़े को तोड़ना, वो रेप केस में नहीं आएगा। प्राइवेट पार्ट को टच करना, वो करना, और वो रेप में कंसीडर नहीं होता। ये शर्मनाक बात है। अभी ऐसा लगता है कि सच में इन लोगों ने आंखों पे पट्टी बांध ली है, अपने दिमाग में दही जमा के रखा है या क्या किया है। ऐसे में जब कोई वकील या आम आदमी न्यायपालिका के खिलाफ आवाज उठाता है तो वो सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक जमा हुआ गुस्सा है। वहीं दूसरी तरफ न्यायपालिका का तर्क है कि उनके पास संसाधनों की कमी है, जजों के पद खाली हैं और केसों का बोझ बहुत ज्यादा है। सवाल ये है कि क्या इस सिस्टम की विफलता की कीमत आम जनता को चुकानी चाहिए और क्या सिस्टम की आलोचना करने वाले को अवमानना की तरह दंडित किया जाना चाहिए? इस पूरे विवाद में एक और बड़ा खलनायक है सोशल मीडिया और लाइव स्ट्रीमिंग। कोर्टरूम की लाइव स्ट्रीमिंग ने इस मामले को और बढ़ा दिया। वकील महेश तिवारी का वीडियो 24 घंटे में 10 लाख से ज्यादा बार देखा गया। सोशल मीडिया पर #जुडिशरी ऑन फायर और #जस्टिस4महेश जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। एक तरफ जहां कई वरिष्ठ वकीलों ने महेश तिवारी का समर्थन किया, वहीं कुछ ने इसकी निंदा भी की। कोर्टरूम की लाइव स्ट्रीमिंग पारदर्शिता लाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम था, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी सामने आ रहे हैं। अब कोर्टरूम की हर बहस, हर टिप्पणी पल भर में करोड़ों लोग तक पहुंच जाती है। इन वायरल क्लिपों का इस्तेमाल अक्सर संदर्भ से कटकर सनसनीखेज बनाने के लिए किया जाता है। क्या इससे वकील और जज पब्लिसिटी के लिए प्रेशर में आ रहे हैं? क्या लाइव स्ट्रीमिंग न्यायिक प्रक्रिया को एक रियलिटी शो में बदल रहा? जब महेश तिवारी का वीडियो वायरल हुआ तो सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वो लोग थे जो उनकी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे, तो दूसरी तरफ वो लोग थे जो उनकी निंदा कर रहे थे। सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया का यह ट्रैक कोर्ट के अंदर के ट्रायल को प्रभावित कर रहा? CJI पर हमले की घटना के बाद देश भर के वकीलों ने इसकी कड़ी निंदा की और विरोध प्रदर्शन किए। वहीं राजनीतिक दलों ने भी इस मौके का इस्तेमाल अपने अपने तरीकों से किया। क्या इन विरोधों और बयानों का मकसद सच में न्यायपालिका की रक्षा करना है या फिर सिर्फ राजनीतिक पॉइंट स्कोरिंग? भारत में कंटेम्प्ट के मामले नया नहीं है। 1970 में केशवानंद भारती का केस, 2009 में अरुण शौरी का मामला, 2016 में प्रशांत भूषण का मामला,
ये सभी कंटेम्प्ट के ऐतिहासिक मामले रहे। हर बार ये बहस तेज होती है, आलोचना और अवमानना के बीच की लकीर कहाँ खींची जाए। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून भारत से काफी अलग है। अमेरिका में फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत न्यायपालिका की आलोचना की ज्यादा आजादी है। ब्रिटेन में 2013 में कंटेम्प्ट लॉ में बदलाव किए गए। क्या भारत को भी अपने कंटेम्प्ट कानून में सुधार की जरूरत है? तो अब सवाल उठता है कि इस समस्या का हल क्या है? कैसे न्यायपालिका और जनता के बीच का ये टूटा हुआ विश्वास फिर से बनाया जा सकता है? न्यायपालिका में जजों के खाली पद तुरंत भरना, जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया, कॉलेजियम सिस्टम पर सार्वजनिक बहस को प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सही कहा है कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए परीक्षा होनी चाहिए। वो भली भांति जानती हैं कि हाईकोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट में कैसे जज के पद मेहरबानी से प्रसाद के रूप में बंटते हैं और आज उनका क्या परिणाम हमारी न्यायपालिका में है। झारखंड हाईकोर्ट में इसी साल मार्च में जज के लिए नाम भेजने को लेकर काफी विवाद हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील का नाम भेजने का विरोध पटना हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज के पुत्र सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। झारखंड हाईकोर्ट की कॉलेजियम ने उनका नाम जज बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भेजा था। इसी का विरोध किया जा रहा था। जो लोग बेंच पर सेवा करने की इच्छा रखते हैं उन्हें देश भर से चुना जा सकता है, जिससे प्रतिभाओं का एक बड़ा समूह तैयार हो सकता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या बढ़ाना और तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करके केसों का निपटारा तेज करना। अवमानना के कानून को स्पष्ट करने की जरूरत है। आलोचना और अवमानना के बीच एक स्पष्ट लकीर खींचनी होगी। जनता के आलोचनात्मक टिप्पणी को जब तक वे हिंसा के लिए नहीं उकसाती, अवमानना की श्रेणी से बाहर रखा जाना चाहिए। न्यायपालिका को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाने की जरूरत है। आम जनता को उनके कानूनी अधिकारों और न्यायिक प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करने की जरूरत। ये समझना जरूरी है कि न्यायपालिका एक इंसानी संस्था है और इसमें भी कमियां हो सकती हैं। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि देश जुडिशरी के साथ ना जले बल्कि जुडिशरी देश को न्याय की रोशनी दिखाए, तो इसके लिए सिस्टम और समाज दोनों को ही बदलना होगा। तो दोस्तों, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वकील महेश तिवारी का बयान सही था या फिर कोर्ट का अवमानना का नोटिस जायज है? क्या न्यायपालिका की आलोचना की जा सकती है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको लगता है कि न्यायिक सुधार जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर करें। न्याय के लिए जागरूकता जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।